दोस्तों, क्या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से ये गारंटी है कि आपका इलाज का खर्चा आपको पक्का मिलेगा, इलाज में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, या आपको हर तरीके से हर सुविधा दी जाएगी अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? तो हम सोचते तो ऐसा ही है कि ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे एंड पर भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती है, हमारी उनमें कोई गलती नहीं होती है, फिर भी हमें वो परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी एक इंश्योरेंस कंपनी की, मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी गलती नहीं है। उन रिलेटिव की नी की सर्जरी होनी थी, यानी घुटने की छोटी सी सर्जरी थी, जो कि डे केयर प्रोसीजर आप कह सकते हैं, या एक दिन का एडमिशन उसके लिए काफी था। इस तरह की सर्जरी उस हॉस्पिटल के अंदर होनी थी। और जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है कि टायर 2-3 सिटी का, टियर 3 सिटी का कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है किसी गली के कोने के ऊपर। दिल्ली का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, जाना माना हॉस्पिटल है, जहां पर उन्होंने ये इलाज करवाने का फैसला किया। 6-7 दिन पहले उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने अपने नी को दिखाया, जो भी टेस्ट बताए गए थे डॉक्टर के द्वारा वो टेस्ट करवाए, और जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी भी दिखा दी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आपकी पॉलिसी बिल्कुल सही है, आपका अंदाजन इसके अंदर 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। टोटल ऑपरेशन की जो कॉस्ट है, टोटल इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, वो 2.5 लाख रुपए के आसपास आएगी। लेकिन अभी मेरी जो ऑपरेशन की डेट्स हैं, जो ऑपरेशन थिएटर की अवेलेबिलिटी है मेरी पेशेंट्स की, उनकी ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण आपको अभी 1 हफ्ता 10 दिन वेट करना होगा, उसके बाद मैं आपका ये ऑपरेशन कर पाऊंगा। क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, जाना माना हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी थे। 1 हफ्ते के बाद जब उनका ऑपरेशन का नंबर आया, तो उनको यह कहा गया कि आपको इलाज के दौरान एक शेयरिंग कैटेगरी का रूम मिलेगा। जबकि मैंने अपने रिलेटिव्स की पॉलिसी चेक की तो उसके अंदर कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं थी। जब मैंने उन्हें कहा कि आपको हॉस्पिटल से इसके बारे में जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि आपकी पॉलिसी के अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम तो कम से कम लें ताकि इलाज के बाद आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने यह बोला कि यहां पर बहुत सारे पहले ऐसे ट्रीटमेंट्स हुए हैं जिनके अंदर क्लेम में से डिडक्शंस कर ली गई हैं, तो अगर आप शेयरिंग बेसिस पर हमारे यहां रहते हैं तो आपको पूरा क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, आपके क्लेम अमाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। तो बात हुई ट्विन शेयरिंग की, यानी एक रूम के अंदर 2 पेशेंट स्टे करेंगे। तो मैंने अपने रिलेटिव्स को बोला कि कोई बात नहीं, आपका छोटा सा प्रोसीजर है, एक रूम के अंदर अगर 2 पेशेंट्स भी रह सकते हैं तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको ट्रीटमेंट करवाना है, उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। यहां पर हमें लंबे टाइम तक तो स्टे करना नहीं है, और एक रात के लिए अटेंडेंट भी एडजस्ट कर लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है कि हमारा इलाज ठीक होना चाहिए, डॉक्टर अच्छे हैं, हमारा फोकस इलाज के ऊपर है। लेकिन मैंने फिर उनको बताया कि आपकी पॉलिसी कहीं भी आपको लिमिट नहीं करती है, कहीं भी आपको बाउंड नहीं करती है कि आपको कोई ट्विन शेयरिंग रूम लेना है, आप पॉलिसी के हिसाब से कोई भी रूम ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ट्विन शेयरिंग रूम में ही इलाज करवा लेंगे। नेक्स्ट डे जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो बिना कोई रूम की बात किए या फिर कौन सा रूम उनको मिलेगा, उनको इस बारे में कोई भी गाइडेंस नहीं दी गई, डायरेक्टली उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। क्योंकि डायग्नोसिस पहले पूरा हो चुका था, सारी रिपोर्ट्स रेडी थी और ऑपरेशन का टाइम भी तय था, तो डायरेक्टली उनकी एंट्री ऑपरेशन थिएटर में हो जाती है। शाम तक उनको ऑपरेशन थिएटर से छुट्टी मिल जाती है, यानी शाम तक उनका इलाज, वो ट्रीटमेंट, वो ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद उनको एक जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरे रिलेटिव्स का मेरे पास फोन आता है कि इन्होंने तो हमें जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया। तब मैंने उनसे कहा कि आपको यहां पर जो टीपीए डेस्क है वहां पर बात करनी चाहिए, या आप मेरी बात करवाइए कि वो आपको सही रूम क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर उनके पास रूम्स अवेलेबल नहीं थे तो ये बात उनको पहले बतानी चाहिए थी। ट्विन शेयरिंग की बात उन्होंने बताई, तब मुझे जाकर यह एहसास हुआ कि ट्विन शेयरिंग वो इसीलिए देना चाहते थे, अगर उनके पास ट्विन शेयरिंग रूम भी अवेलेबल नहीं हुआ तो उन पेशेंट को वो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकें। क्योंकि अगर वो सिंगल प्राइवेट एसी का कमिटमेंट कर देते हैं और बाद में फिर पेशेंट को एक जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो क्लाइंट को ज्यादा परेशानी हो सकती है साइकोलॉजिकली उस चीज को एक्सेप्ट करने में। तो पहले उन्होंने ट्विन शेयरिंग का प्रॉमिस किया, फिर बाद में उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और जब मैंने उनसे कहा कि आपको टीपीए डेस्क पर बात करनी चाहिए, तो वहां पर इस तरह का कोई डेस्क परमानेंट तौर पर अवेलेबल ही नहीं था। जब वो इस क्लेम का प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन का कैशलेस अप्रूवल ले रहे थे, तब भी उनका मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि हमें बताइए कि ये कैशलेस क्लेम का फॉर्म कैसे भरना है। मैंने उन्हें कहा था कि हॉस्पिटल्स के अंदर टीपीए डेस्क होता है, ये फॉर्म भरना उनका काम है, आपका काम सिर्फ इस फॉर्म पे साइन करना है और सारी डिटेल्स को चेक करना है, क्योंकि आपके बिहाफ पे टीपीए ही ये सारा प्रोसेस करता है। नहीं तो टीपीए की जरूरत ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है। अगर सारे काम पेशेंट को करने हैं और सिर्फ एक मेल करना बाकी रह जाता है तो वो काम भी पेशेंट कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तब मैंने समझा कि कोई बात नहीं, हो सकता है वर्कलोड ज्यादा हो या फिर वो स्टाफ उस दिन अवेलेबल ना हो, कोई बात नहीं, आप फॉर्म तो भरिए, अपना क्लेम का अप्रूवल तो लीजिए। तो इनिशियल अप्रूवल आ जाता है।
है, लेकिन अब मुझे पूरी कहानी समझ में आई। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की इतनी नेग्लिजेंस वहां पर देखने को मिली कि कोई ना तो वहां पर कैशलेस क्लेम का फॉर्म फिल करने वाला है, ना ही वहां पर कोई ये चेक करने वाला है कि ये पॉलिसी के तहत पेशेंट का ट्रीटमेंट है, इनको कौन से रूम का अप्रूवल मिला है और इनको किस रूम के अंदर शिफ्ट करना है। बाद में जब उन्होंने मैनेजमेंट से बात की तो मैनेजमेंट ने यह कहा कि हम आपके जो रूम रेंट के चार्जेस हैं वो जनरल वार्ड के ही लगा रहे हैं, हम आपसे ट्विन शेयरिंग या सिंगल प्राइवेट एसी रूम का पैसा चार्ज नहीं करेंगे। तब मेरे रिलेटिव्स या उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, ये तो एक छोटा लड़का था जिसकी एज 20s में है, अगर यहां पर कोई एल्डरली पेशेंट होता जिनको बहुत ज्यादा परेशानी होती किसी जनरल वार्ड में शिफ्ट होने की वजह से, तो उनके ऊपर क्या बीतती या कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ती, जबकि ऑलरेडी वो एक अच्छा खासा प्रीमियम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पे कर रहे हैं। अब यहां पर जो देखने में आया, पॉलिसी बिल्कुल सही थी, पॉलिसी की तरफ से अप्रूवल आया था कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी ले सकते हैं, डीलक्स रूम भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कैपिंग ही नहीं थी। लेकिन हॉस्पिटल की मिसमैनेजमेंट के कारण, लापरवाही के कारण पेशेंट को परेशानी उठानी पड़ी। तो इस तरीके से मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि अगर आपको या आपके किसी जानकार को फ्यूचर में इस तरह की कोई दिक्कत फेस करनी पड़े तो अपने रूम को आप पहले कंफर्म कर लें कि आपको किस कैटेगरी का रूम मिलेगा, क्या हॉस्पिटल्स में रूम्स अवेलेबल है या नहीं। अब मैं यहां पर यह नहीं कहता हूं कि रूम्स अवेलेबल नहीं है तो भी हमें रूम उनको देना ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा कर सकते थे या वो मैनेजमेंट ऐसा काम कर सकती थी कि जिस दिन वो रूम्स अवेलेबल हैं, उनके पास पेशेंट्स कम हैं, वो उस दिन वो ऑपरेशन कर सकते थे, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं था, ये प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन थी और इस ट्रीटमेंट को आगे फ्यूचर में शिफ्ट किया जा सकता था। अब यहां पर जो मेरे रिलेटिव्स हैं, यानी जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स थे, उनको ये देखना चाहिए था कि जब वो ट्रीटमेंट लेने के लिए गए तो उन्हें अपना रूम कंफर्म करना था कि हमें कौन सा रूम मिलेगा, हमें एक बार दिखा दीजिए आप किस कैटेगरी का रूम देंगे और आपके पास क्या वो रूम अवेलेबल है या नहीं। लेकिन हमने कंक्लूजन फिर ये निकाला, चलो इलाज हमारा अच्छा हो गया, लेकिन ये गलती हम फ्यूचर में नहीं करेंगे। जब भी किसी ट्रीटमेंट के लिए, भगवान ना करे कभी नौबत आए कि हॉस्पिटल में जाना भी पड़े, लेकिन क्योंकि ये एक हकीकत है, कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है, तो अपने रूम की श्योरिटी आप जरूर कंफर्म कर लें। अगर रूम्स अवेलेबल नहीं है एक तय टाइम तक, तो आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो कम से कम आप ऐसा टाइम लीजिए ट्रीटमेंट का जिस टाइम पर हॉस्पिटल्स के अंदर रूम्स अवेलेबल हो। और अगर कोई ट्रीटमेंट अगर लंबी भी चल जाती है, ये ट्रीटमेंट तो एक दिन का ट्रीटमेंट था, हो सकता है ये ट्रीटमेंट 4 दिन चल जाए, 5 दिन चल जाए, 8 दिन चल जाए, तो वो पेशेंट कैसे एडजस्ट करेगा। अगर वो कोई एल्डरली पेशेंट है जिनकी एज बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, तो कैसे एक जनरल वार्ड के अंदर वो स्टे करेंगे, और जो बीमार आदमी है वो तो और ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर सही तरीके से सही एनवायरनमेंट के अंदर उनको नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप उससे कुछ सावधानियां जरूर रखेंगे, आगे प्रिकॉशन जरूर रखेंगे कि ताकि कोई भी ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़े तो अपने रूम की श्योरिटी आप डॉक्टर से जरूर कंफर्म कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पॉलिसी का भी महंगा अच्छा खासा प्रीमियम पे कर रहे हैं और इलाज के दौरान फिर भी आपको या आपके पेशेंट को परेशानी उठानी पड़े। उम्मीद करता हूं जो इंसिडेंट मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है उससे आपने कुछ ना कुछ सीख जरूर ली होगी। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई समस्या हुई है या ऐसी कोई परेशानी हुई है जहां आपकी साइड पूरी तरीके से ठीक होने के बावजूद भी आपको इलाज में परेशानी झेलनी पड़ी है, तो आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि और जो बाकी व्यूअर्स हैं या चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या बाकी हमारे इस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको भी इन परेशानियों के बारे में पता चल सके और वो कभी भी जरूरत पड़ने पर इनसे अच्छे से निपट सके। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।